नमस्कार, मैं हूं प्रीति सक्सेना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। हम आपके लिए हमेशा कुछ नया लेकर के आते हैं जिसमें आपके सवालों का जवाब हमारे माध्यम से आप तक पहुंचता है। साथियों, जैसा कि अभी हम सबको मालूम है कि पूरा विश्व जिस बीमारी से यानी कि जिस महामारी से हाहाकार कर रहा है वो है कोविड-19 और हमारा भारत देश भी अछूता नहीं है। और हम इन सबके बीच की बात करें, अगर इससे कोई क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वो कहीं ना कहीं हुआ है मध्यम वर्ग, जो कि आपके हमारे जैसे लोग इसमें शामिल होते हैं। मध्यम वर्ग आज प्रभावित है उन सारी समस्याओं से, क्योंकि समस्या के समाधान के लिए वो आगे बढ़ना चाहता है, प्रयास करना चाहता है। और सबसे पहला प्रयास होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी पे लोन लेने के लिए सीधे बैंक का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन जब वो बैंक पहुंचता है उसके साथ क्या घटित होता है? कई बार उसे सुनने को आता है कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम से नहीं है या इसका पट्टा नहीं है। आखिर इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है? आज हम इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट विष्णु गोयल जी, जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि आप उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्र के निवेश सलाहकार हैं। साथ ही साथ आप राजस्थान की सभी बड़ी संस्थाओं के सदस्य भी हैं, जिनमें से कुछ संस्थाएं हैं CII, 40, जय क्लब, लायंस क्लब और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके आप सम्माननीय सदस्य हैं। तो विष्णु सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ये नाम ट्रांसफर और ये प्रॉपर्टी का पट्टा क्या होता है? नमस्कार। किसी भी प्रॉपर्टी का पट्टा एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उस प्रॉपर्टी ओनर का नाम होता है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती है, उस प्रॉपर्टी को आप किस यूज में ले सकते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। कोई भी प्रॉपर्टी आपके नाम से है, उसका मालिकाना हक है, उस पर कोई विवाद नहीं है, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम से होनी चाहिए, यानी उस प्रॉपर्टी का पट्टा आपके नाम से होना चाहिए। नाम हस्तांतरण क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होना मालिकाना हक के रूप में, तो उस प्रॉपर्टी का नाम हस्तांतरण आपके नाम से माना जाता है। पट्टा एक लीगल डॉक्यूमेंट है। कोई भी डिस्प्यूट होने पर हम इसको कोर्ट में एज ए प्रूफ के रूप में सबमिट कर सकते हैं। बैंक से हमें लोन लेना है तो पट्टा आपके मालिकाना हक को प्रूव करता है। आप उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, उसको लीज पे देना चाहते हैं, तो भी पट्टे की आवश्यकता होती है। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये नाम हस्तांतरण का प्रोसेस क्या होता है और कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को सरकारी विभाग में किस तरह से अपने नाम पर दर्ज करा सकता है? नाम हस्तांतरण के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी प्रॉपर्टी का ज्यूरिडिक्शन क्या है। आपकी प्रॉपर्टी नगर पालिका के ज्यूरिडिक्शन में है, नगर परिषद में है, UIT में है, प्राधिकरण में है, तो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। आपके पास वो प्रॉपर्टी किस तरीके से आई, उन सब प्रॉपर्टी के एक चेन डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन के साथ सबमिट करनी होती है। और आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद संबंधित विभाग के द्वारा आपको नाम हस्तांतरण एक पत्र जारी कर दिया जाता है, यानी अब उनके रिकॉर्ड में उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपका है। पहले बहुत से व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का नाम हस्तांतरण इसलिए नहीं कराते थे कि उस प्रॉपर्टी का मौका मुआवजा होता था और उनको कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके ये क्लियर कर दिया गया है, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का नाम हस्तांतरण के लिए आवेदन करता है तो संबंधित विभाग के द्वारा उस प्रॉपर्टी का मौका मुआवजा नहीं किया जाएगा और आपका सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में और उसकी चेकिंग करने के बाद में विभाग के द्वारा नाम हस्तांतरण पत्र जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने ये तो बहुत ही अच्छा प्रावधान किया है, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, यानी कि वो माइनर कैटेगरी में आता है, तो क्या वो किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक हो सकता है? जी हाँ, माइनर के पास भी प्रॉपर्टी विल के रूप में, वसीयत के रूप में आ सकती है और माइनर व्यक्ति भी उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि माइनर व्यक्ति चूँकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अधिकृत नहीं होता है, इसलिए माइनर व्यक्ति के बिहाफ पर
उसके नेचुरल गार्जियंस के द्वारा या कोई भी उनके लीगल गार्जियंस के द्वारा कॉन्टेक्ट किया जाता है। इसलिए माइनर व्यक्ति के पास कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन उसके साथ में उसके नेचुरल गार्जियंस या लीगल गार्जियंस का भी नाम साथ में रहेगा। माइनर व्यक्ति के पास यदि स्वयं का फंड है तो वो कोई प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकता है और उसके अंदर भी उसके लीगल गार्जियंस का नाम या नेचुरल गार्जियंस का नाम साथ में रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन क्या माइनर की प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है? जी हाँ, माइनर की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन लेकर माइनर के हित में सेल किया जा सकता है। लेकिन माइनर की कोई भी प्रॉपर्टी को यदि कोई व्यक्ति परचेज कर रहा है तो उसको ध्यान रखने की बात है कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर उन्होंने उनके लीगल गार्जियंस ने, माइनर ने या नेचुरल गार्जियंस ने उस प्रॉपर्टी को सेल करने की परमिशन दे दी है। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी माइनर की परचेज कर ली है और उसमें गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है तो हो सकता है कि वो सौदा, वो रजिस्ट्री इनवैलिड हो जाएगी। इसलिए माइनर की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की परमिशन से माइनर के हित में यदि है तो वो सेल हो सकती है। तो माइनर के केस में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यही थी कि लीगल गार्जियन या नेचुरल गार्जियन के साथ साथ आपको सरकार की अनुमति लेना भी आवश्यक है। लेकिन अब हम बात करेंगे उसके बारे में और विष्णु जी से जानेंगे कि जब किसी व्यक्ति को कोई भी प्रॉपर्टी उसे गिफ्ट में मिलती है या पूर्वजों के द्वारा दी जाती है या बिल में मिलती है या फिर फैमिली सेटलमेंट में मिलती है, उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं हैं। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं और हम ये समझना चाहेंगे कि एक व्यक्ति को कोई भी प्रॉपर्टी कितने प्रकार से मिल सकती है। आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी भी व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरली वो प्रॉपर्टी उसके पास 5 तरीके से आ सकती है। सबसे पहला है सेल डीड के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कोई भी प्रॉपर्टी अमाउंट देके उसका पेमेंट करके कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। कोई भी इमूल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेज और उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आप किसी भी व्यक्ति को पैसे देके आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, उसकी रजिस्ट्री करा ली, तो उस रजिस्ट्री के बाद में सरकारी विभाग में उसका नाम ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा तरीका है गिफ्ट के माध्यम से। यदि आप किसी व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी है और वह किसी दूसरे व्यक्ति को विदाउट कंसिडरेशन अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है तो उसको गिफ्ट कहा जाता है। कोई भी इमूल प्रॉपर्टी यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे रहा है तो उसका स्टाम्प ड्यूटी पे करना जरूरी है, यानी उसकी रजिस्ट्री होना जरूरी है। यदि आपने उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं कराया है तो वो गिफ्ट इनवैलिड मानी जाती है, उस गिफ्ट का कोई भी यूज नहीं है। एक चीज और है, यदि हम अपने ब्लड रिलेशन में गिफ्ट दे रहे हैं तो सरकार ने इसमें रजिस्ट्री कराने में कुछ छूट भी दी हुई है। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट दे दिया है तो वह उस गिफ्ट को वापस नहीं ले सकता है। तीसरा तरीका है हक त्याग के द्वारा। जब किसी भी प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर होते हैं तो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपना हिस्सा हक त्याग के द्वारा भी समर्पित कर सकता है और एक व्यक्ति के पास हक त्याग के द्वारा भी प्रॉपर्टी आ सकती है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। किसी एक व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद में उसकी वाइफ और उसके बच्चे उस प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं। बच्चे चाहे से मैरिड हो या अनमैरिड, सभी उस प्रॉपर्टी के ओनर माने जाते हैं। कोई भी एक व्यक्ति अपना हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को हक त्याग के द्वारा दे सकता है, लेकिन इस हक त्याग का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उस प्रॉपर्टी का वो वाला हिस्सा दूसरे व्यक्ति के पास आ जाता है। किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी प्रॉपर्टी फैमिली सेटलमेंट या पार्टीशन डीड के द्वारा भी आ सकती हैं। जब किसी भी प्रॉपर्टी के कई को ओनर होते हैं या कई व्यक्तियों के पास अलग अलग प्रॉपर्टी होती है तो वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी। इस तरीके से भी किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी आ सकती है, लेकिन फैमिली सेटलमेंट में
एक उस व्यक्ति को भी प्रॉपर्टी मिल सकती है जो उस प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं है, क्योंकि सभी को ओनर्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी इसकी रहेगी, ये प्रॉपर्टी इसकी रहेगी। फैमिली सेटलमेंट में भी जो डिसाइड करते हैं उसका भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यदि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको लीगल टाइटल नहीं माना जाता है। और लास्ट तरीका है वसीयत, विल के माध्यम से। किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉपर्टी विल और वसीयत के माध्यम से भी मिल सकती है। विल और वसीयत के द्वारा जो प्रॉपर्टी मिलती है उसका रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं रहती है। उस प्रॉपर्टी का नाम हस्तांतरण भी बिना रजिस्ट्रेशन के ही डायरेक्ट हो जाता है। यदि किसी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं लिखी हुई है और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद में उसके उन उत्तराधिकारियों को प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो ये 5 तरीके हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी आ सकती है। इस तरीके से स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी परचेज के द्वारा मिल सकती है, हक त्याग के द्वारा मिल सकती है, गिफ्ट के द्वारा मिल सकती है, फैमिली सेटलमेंट के द्वारा मिल सकती है, या उसको प्रॉपर्टी वसीयत में भी मिल सकती है। इन सभी तरीकों से कोई भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिल सकती है। विष्णु सर, जैसा कि आपने बताया कि एक व्यक्ति के पास 5 प्रकार से प्रॉपर्टी आ सकती है, चाहे वो बिल के थ्रू आई हो या फिर वो फैमिली सेटलमेंट के थ्रू आई हो, मतलब किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी उसके पास आई हो। लेकिन क्या इन सब में अपने नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो क्यों? किसी भी प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफर होना मस्ट है, बहुत जरूरी है। यदि किसी भी प्रॉपर्टी का सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम से नाम हस्तांतरण नहीं है तो उस प्रॉपर्टी का क्लियर टाइटल नहीं माना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80% व्यक्ति प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा लेते हैं। रजिस्ट्री कराने के बाद में वो ये मानते हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना, और वो उस प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफ़र करने के लिए संबंधित विभाग में ही अप्लाई ही नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, जब उनको लोन की आवश्यकता पड़ती है या जब वो प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए जाते हैं तो जब उसकी चेन डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है तो मालूम चलता है कि वो प्रॉपर्टी अभी सरकारी विभाग में उनके नाम से दर्ज नहीं हुई है। तो जब वो उस डिपार्टमेंट में नाम कराने के लिए ट्रांसफ़र कराने के लिए जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी के बारे में कई तरह की और बातें निकल के आती है, कई तरह के ड्यूज निकल के आते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से मिली हो, आपने प्रॉपर्टी परचेज की है तो आपको परचेज करने के बाद में, रजिस्ट्री करने के बाद में उसको तुरंत सरकारी डिपार्टमेंट में नाम हस्तांतरण के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आपको प्रॉपर्टी विल के थ्रू मिली है, हक त्याग के थ्रू मिली है, या आपको किसी ने गिफ्ट दी है, तो भी उस प्रॉपर्टी का नाम हस्तांतरण बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी का चेन डॉक्यूमेंट तभी पूरा होगा जब उसका नाम हस्तांतरण आपके नाम से होगा। विष्णु जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, और सबसे बड़ी बात आपने ये बताया कि नाम हस्तांतरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है, जहां तक मैं सोच पा रही हूं, कि अगर एक प्लॉट के एक से ज्यादा ऑनर हैं तो किस तरह से उस प्लॉट का सब डिवाइडेशन हो सकता है और किस तरह से उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, इसके क्या प्रावधान हैं और इसके क्या नियम हैं? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब मैं आपको सब डिवीजन और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल्स बताने जा रहा हूं। सबसे पहले, किसी भी प्लॉट का सब डिवीजन और रिकॉन्स्टिट्यूशन तभी संभव है जब किसी भी नगर पालिका ने, जेडीए ने, प्राधिकरण ने, यूआईटी ने उस प्लॉट का पट्टा जारी कर दिया गया है। यदि किसी प्लॉट का पट्टा जारी नहीं हुआ है अभी, या वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन या सब डिवीजन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। डिपार्टमेंट्स उसी प्लॉट का सब डिवीजन या रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है जो उसने जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्लॉट का सब डिवीजन कराने के लिए उसका मिनिमम एरिया 200 स्क्वायर यार्ड होना जरूरी है। यानी सब डिवीजन के बाद में प्रत्येक प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड का होना चाहिए। यदि आपका प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड से कम है तो आप उसका सब डिवीजन नहीं करा सकते हैं। आप किसी भी प्लॉट का रिकॉन्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं तो भी प्रत्येक प्लॉट का जो आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं उसका एरिया 1500 स्क्वायर यार्ड से
ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी रिकॉन्स्ट्रक्शन होने के बाद में उस प्लॉट का टोटल एरिया 3000 स्क्वायर यार्ड तक हो सकता है। यदि इससे ज़्यादा हो जाता है तो आप उस प्लॉट का रिकॉन्स्ट्रक्शन नहीं करा सकते हैं। यदि किसी भी प्रॉपर्टी के कई को ओनर हैं और वो प्रॉपर्टी एक ही जगह है तो वह इन नियमों के तहत उस प्लॉट का सब डिवीजन करा सकते हैं। एक चीज़ और है, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी का सब डिवीजन कराते हैं या उसका रिकॉन्स्ट्रक्शन कराते हैं तो एक फिक्स चार्जेज उन संस्थाओं के द्वारा लिया जाता है। तो आप किसी भी प्रॉपर्टी का सब डिवीजन या रिकॉन्स्ट्रक्शन करा सकते हैं। विष्णु जी, आपने बहुत ही कम समय में हमें इस प्रॉपर्टी से संबंधित प्रोसेस के बारे में आपने क्लियर किया और हमारे बहुत सारे सवालों के आपने बहुत ही आसान तरीके से हमें जवाब भी दिए हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस सारे प्रोसेस में ऐसी और कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो वो ये चाहता है कि भविष्य में कभी भी कोई मुसीबत आएगी तो वो प्रॉपर्टी उसके काम में आएगी। इसलिए मेरी आप सभी से निवेदन है कि आप आज ही अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करिए। सरकारी विभाग में आप देखिए कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम से है, और यदि नहीं है तो आप नाम हस्तांतरण के लिए आज ही अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी को सेल करना चाहेंगे, मॉर्गेज रखना चाहेंगे, बैंक से लोन लेना चाहेंगे तो इजीली आपको लोन मिल जाएगा। यदि आपने प्रॉपर्टी अपने नाम से नहीं की तो हो सकता है फर्जीवाड़ा करके कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को अपने नाम से भी कर ले, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसलिए आप आज ही अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, सरकारी रिकॉर्ड में चेक करिए कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम से है, उसके कोई अमाउंट ड्यूज तो नहीं है। वो है तो आप उसको तुरंत जमा कराएं और अपनी प्रॉपर्टी को एक सुरक्षित प्रॉपर्टी के रूप में बनाएं। बहुत ही अच्छी बात आपने हमें बताई है विष्णु जी। तो साथियों, मैं भी एक बात आपसे ये कहना चाहूंगी, जिस तरह से आपने हमें बताया है कि मालिकाना हक मिल जाने से या नाम पे प्रॉपर्टी आपके नाम से लिखे जाने से खुश मत होइए कि आप सच्चे मालिक हैं। इस खुशी में हम घूमते रहते हैं, लेकिन अगर हमें जरूरत आन पड़ती है तब हमारी आंखें खुलती हैं कि वो प्रॉपर्टी हमारे नाम से सरकारी विभागों में दर्ज है या नहीं। तो जल्दी कीजिए और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जानिए। लेकिन आपको इन सारी बातों के बीच में आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जब जानते हैं और आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह होता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आप हमसे कमेंट्स में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके सवाल का जवाब आपको उतना ही जल्दी चाहिए जितना जल्दी सवाल आपके माइंड में आया है, तो आप हमारे इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, हम कोशिश करते रहेंगे कि भविष्य में भी इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें, ताकि सरकार द्वारा जो पॉलिसीज आपके लिए लाई जाती हैं उसका सीधा फायदा आपको मिल सके बहुत ही आसान तरीके से। और आपको लगता है कि कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो जल्दी कीजिए। अभी तक आप हमारा पूरा वीडियो देख चुके हैं लेकिन आपने हमारे चैनल को लाइक भी नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन आगे भविष्य में चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और दूसरों के लिए ये वीडियो और भी हेल्पफुल हो तो आप शेयर के बटन पे क्लिक करें। सबसे बड़ी बात, घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले घंटी आपकी विंडो पे बजे एक नई वीडियो के साथ। हम जुड़े रहेंगे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।